तो आज हम चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें वक्त में हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता की जिसके राज आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र की। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि रेगिस्तान के बीचों बीच आखिर एक सभ्यता ने ऐसे ऐसे अजूबे कैसे बना दिए जिनकी गुत्थी आज तक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं सुलझा पाए हैं। और इस सवाल का जवाब किसी राजा के ताज में या किसी पिरामिड की ऊंचाई में नहीं, बल्कि एक नदी की गहराई में छिपा है। ये जो कहावत है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। नाइल नदी सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं थी, वो तो एक तरह से मिस्र की जिंदगी की धड़कन थी। उसी ने सब कुछ मुमकिन बनाया। जरा सोचिए इस कमाल के साइकिल को। हर साल नाइल नदी में बाढ़ आती थी और वो अपने साथ लाती थी बेशकीमती उपजाऊ काली मिट्टी। यही मिट्टी वो वरदान थी जिसने उस रेगिस्तान में खेती को मुमकिन बना दिया। और जहां खेती होती है वहीं तो बस्तियां बसती हैं। मतलब ये नदी सिर्फ पानी नहीं, जिंदगी का तोहफा दे रही थी। तो जिंदगी का आधार तो मिल गया, पर इस जिंदगी को एक समाज के तौर पर चलाया कैसे गया? चलिए अब मिस्र के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। इस पूरे समाज के टॉप पर था फ़ारो। और ये कोई मामूली राजा नहीं था, बल्कि उसे तो धरती पर चलता फिरता देवता माना जाता था। उसका हर कहा शब्द कानून था, उसका अधिकार अनलिमिटेड। और उनके समाज की बनावट को समझने के लिए सबसे अच्छी मिसाल खुद मिस्र की ही पहचान है, एक पिरामिड। एक बेहद सख्त और साफ सिस्टम जिसमें हर किसी की जगह तय थी। सबसे ऊपर जाहिर है फराओ, उनके ठीक नीचे थे पुजारी और बड़े बड़े अधिकारी जो राजकाज संभालते थे। फिर आते थे पढ़े लिखे लोग, व्यापारी और हुनरमंद कारीगर। और इस पूरे विशाल पिरामिड का जो बोझ उठाते थे वो थे लाखों किसान और गुलाम। उन्हीं की मेहनत पर ये महान सभ्यता टिकी थी। ठीक है, समाज का ढांचा तो समझ आ गया, पर वो कौन सी सोच थी, कौन सी आस्था थी जो इन सबको जोड़े हुए थी? चलिए अब मिस्र की धार्मिक दुनिया में झांकते हैं। मिस्र के लोग हजारों देवी देवताओं को मानते थे, पर इनमें से कुछ सबसे अहम थे, जैसे रा यानी सूर्य देव जो जिंदगी देते थे, ओसिरिस जिन्हें परलोक का राजा माना जाता था, आइसिस मातृत्व की शक्तिशाली देवी, और अनुबिस जो मरने के बाद आत्माओं का मार्गदर्शन करते थे। लेकिन इन सारे देवताओं से भी ऊपर एक विश्वास था, एक ऐसी गहरी मान्यता जिसने उनकी पूरी सभ्यता को एक शक्ल दी। और वो ये थी कि मौत अंत नहीं है, वो बस एक पड़ाव है। उनका मानना था कि जीवन एक सफर है जो मौत के बाद भी चलता रहता है। और इसी विश्वास का सीधा सीधा नतीजा था ममीकरण। ये कोई अजीबोगरीब रस्म नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी। वो मानते थे कि आत्मा को अपनी अगली दुनिया की यात्रा के लिए अपने पुराने शरीर की जरूरत पड़ेगी, तो बस उसे किसी भी हाल में बचाकर रखना था। तो ये गहरी आस्था, ये इतना ऑर्गेनाइज्ड समाज, इन सब ने मिलकर क्या बनाया? चलिए देखते हैं उनके ज्ञान और उनके बनाए अजूबों को। अपने ज्ञान को सहेजने के लिए मिस्रियों ने एक कमाल की चीज बनाई, हायरोग्लिफ। ये कोई आम लिखावट नहीं थी, ये तो खूबसूरत चित्र और प्रतीक थे जिनके जरिए उन्होंने अपना पूरा इतिहास, अपनी पूरी कहानी पत्थरों पर हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। और ये नंबर, ये उनके कमाल के ज्ञान का एक छोटा सा सबूत है, 365। जी हाँ, उन्होंने नाइल नदी के आने जाने के हिसाब को देखकर आज से हजारों साल पहले ही 365 दिन का कैलेंडर बना लिया था। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। पर उनका ज्ञान सिर्फ लिखने पढ़ने तक नहीं था। असली कमाल तो उनकी इंजीनियरिंग में दिखता है। गीजा के वो आसमान छूते पिरामिड, देवताओं के लिए बनाए गए वो आलीशान मंदिर और वो रहस्यमयी स्फिंक्स, ये सब बिना जबरदस्त मैथ्स और ज्योमेट्री के बन ही नहीं सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता, हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है। और मिस्र की इस शानदार कहानी का भी हुआ। 3000 साल तक दुनिया पर चमकने वाली ये सभ्यता आखिरकार ढलने लगी। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। पहले अंदरूनी लड़ाइयों ने साम्राज्य को खोखला कर दिया, फिर बाहरी दुश्मनों ने हमले करने शुरू कर दिए, और फिर 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इसे जीत लिया। और उसके कुछ सालों बाद 30 ईसा पूर्व में ये महान सभ्यता
ताकतवर रोम का बस एक प्रांत बनकर रह गई। तो आज हजारों साल बाद जब हम इस खोई हुई दुनिया को याद करते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है, पिरामिड और फराओं की इस दुनिया ने आज की हमारी दुनिया को ऐसा क्या दिया है जो आज भी जिंदा है? कौन सी विरासत है जो वो पीछे छोड़ गए हैं?